मूलतः मैं एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और मैं चुनाव का पाप भी कर चुका हूँ। हम लोग जो हैं एक बहुत संक्षिप्त रहा, चूँकि एक आंदोलन से एक मंच निकला था, तो हम लोगों ने एक बिना शर्त समर्थन दिया था। दलीय व्यवस्था में हम तब भी नहीं थे, दलीय व्यवस्था में हम आज भी नहीं है, किसी दल में नहीं है, तब भी नहीं थे। एक मंच था तो हम लोग गए और एक अच्छा खट्टा-मीठा अनुभव जैसा रहता है वो रहता है, बल्कि उससे भी सीखने का मौका मिला अंदर से एज़ एन इनसाइडर। तो चुनाव को हम बहुत ज़्यादा बाहर से देख रहे होते हैं, अंदर से चुनाव अलग होता है। जैसा सरकार की परफॉर्मेंस रही है, मोदी सरकार की, यदि किसी भी सरकार की ये परफॉर्मेंस रही होती तो वो फेल मानी जाती, वो फेल मानी जाती। लेकिन स्थिति क्या आ रही है कि जैसे किसी बच्चे ने दो तथ्य हों कि टॉप तो किया हो क्लास को, लेकिन टॉप में 33% से नीचे पे किया हो, 22%, 20%, क्योंकि और उससे भी ज्यादा फिसड्डी हो। तो मोदी जी का बने रहना, यदि बने रहते हैं, 400-400 पार की तो मैं ये तो जुमलेबाजी है, अच्छा है ना, इनको तो मैं नहीं मानता हूँ। ये तो अपने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए किए गए जुमले होते हैं। लेकिन यदि जो है फिर वो किसी भी तरीके से बना पाते हैं सरकार, तो उसका कारण मुझे नहीं लगता है कि जनता का उनका अनुमोदन करना है। जनता के पास प्रभावी विकल्प ना होना एक बड़ी समस्या है, ये एक समस्या आएगी। और यहाँ मैं एक बात कहूंगा कि मोदी जी को जनादेश अभूतपूर्व मिला था 2014 में और उसके बाद भी, लेकिन मोदी जी उससे न्याय नहीं कर पाए। लेकिन अकेले मोदी जी इसके पाप के भागी नहीं है, जनादेश को छलने के या उससे न्याय न करने के। द अदर पार्टीज आर इक्वली गिल्टी, अन्य दल भी उतने वो हैं, अराजनीतिक आचरण के दोषी हैं, या मैं कहूंगा परफॉर्मेंस पे डेफिसिट है, या डेफिसिट ऑन द परफॉर्मेंस। They are clueless, they are not ideologically, or I would say performance like governance wise not that crude up. So this is a deficiency and a scenario where we live. Even if we are against X, we find ourselves not in favor of Y. Okay, this is a tricky situation that we are facing. जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, देखिए एक बहुत बड़ा तबका मुस्लिम का है। मुस्लिम की एक दिक्कत है, मुस्लिम ना तो अपनी कोई लीडरशिप बना पा रहा है, न मुस्लिम अपनी कोई डायरेक्शन ले पा रहा है। मुस्लिम एकमात्र काफी वक्त से, दशकों से, अभी नहीं कह रहा हूँ मोदी जी के आगमन के बाद या योगी जी के आगमन के बाद, आई एम टॉकिंग अबाउट डेकेड्स, सिंस डेकेड्स मुस्लिम्स हैव फेल्ड टू टेक अ डायरेक्शन और एनी, वो ऐसे ऐसे लोगों के साथ जाता है जिन्हें वो पसंद नहीं करता है। तो मुस्लिम को उसकी पसंद का आदमी नहीं मिल रहा है। जैसे इस दौर में, इस पर्टिकुलर इलेक्शन के टाइम में मुस्लिम की सहानुभूति कांग्रेस के प्रति थी। अच्छा, हाँ, राहुल गांधी को वो उम्मीद से देख रहा था। 2024 की बात कर रहा हूँ, शायद 9 में ये ना रहा हो, 22 में उसने अपना पूरा सपोर्ट सिस्टम, और भयानक सपोर्ट सिस्टम मैं कहूंगा, कि मुलायम सिंह जी की पार्टी के पीछे अखिलेश यादव जी को दिया, जैसा उसने कभी मुलायम सिंह जी को भी समर्थन नहीं दिया था। अभूतपूर्व समर्थन उसने अखिलेश यादव जी को दिया। लेकिन अखिलेश यादव जी संभवतः जो वो सपोर्ट सिस्टम मिला था वो भी उससे न्याय नहीं कर पा रहे थे और उसे अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। उसके कारण मुस्लिम में एक निराशा हुई है और नाराजगी भी है, दोनों शब्द मैं कह रहा हूँ। नॉट ओनली डिसअपॉइंटमेंट, देयर इज रिजेंटमेंट आल्सो अमंग द मुस्लिम्स विज़-अ-वी अखिलेश यादव। मायावती का पश्चिम में, मायावती जी का एक अच्छा बेस है। अखिलेश जी के पास यादव नहीं है, मुस्लिम पे निर्भरता है, लेकिन मायावती जी के पास है। मायावती जी का जो इनएक्टिविज्म है, और जो काशीराम जी एक, मतलब ही वाज एक्सेप्शनली गिफ्टेड, आई वुड से, सोशल साइंटिस्ट, एक्सेप्शनली गिफ्टेड, but Kashiram ji is no more. Mayawati ji earlier capitalized on his doings, but since his demise, BSP has neither been that active nor has been that focused. So बसपा का जो डिक्लाइन है, उसने एक और विकल्प पश्चिम से समाप्त कर रखा है। वरना ये पिछला 22 का चुनाव असल में मायावती जी का चुनाव हो सकता था, या इस चुनाव में यदि कांग्रेस और बसपा लड़ रही होती तो पश्चिम को स्वीप कर रही होती, क्योंकि जो गुडविल है वो राहुल गांधी और कांग्रेस के पास है मुस्लिम्स में, और कांग्रेस के पास राहुल गांधी जी का जो एक्टिविज्म है, वो राहुल गांधी जी का एक्टिविज्म कांग्रेस की पॉलिटिकल कैपिटल बन सकता था और बना भी है।
लेकिन राहुल गांधी जी का, आई एम सॉरी सेइंग सो, बट ही इज मोर ऑफ ए एक्टिविस्ट देन अ सीजन्ड पॉलिटिशियन. He is more of an activist at heart. Okay. He's a good man at heart. Okay. He's an activist, but he fails to act like a seasoned politician. भाई यात्रा तो आप इतनी बड़ी कर चुके थे जिससे आपको गुडविल आ गई थी, आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चला थे, अब इससे आगे चलेंगे तो अफगानिस्तान पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, है ना. तो उससे आप अपनी वो पप्पू की इमेज जो इसके उनकी बनाई गई थी, ना तो वो ऐसे पप्पू हैं ना वो ऐसे ब्रह्मा हैं जी. भाई. जैसा कांग्रेसी बताएंगे उनको ब्रह्म अवतार बताएंगे, ना तो वो ऐसे ब्रह्म अवतार हैं, ना वो ऐसे पप्पू है जैसा विरोधी बताएंगे. ही इज अ रीजनेबल पर्सन. He is a reasonable. No, I will not say so. His father was also a thorough gentleman, but he was also not politically deft. जो राजनीतिक दक्षता चाहिए होती है वो माननीय राजीव गांधी जी में भी नहीं थी, उनके तमाम नेक नियति के बावजूद. ऐसी राहुल गांधी जी में नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी को इसका लाभ मिल सकता था. और राहुल गांधी जी ने जो ये अलायंस के, मैं पश्चिम के लिहाज से कह रहा हूँ, मैं पूरे उत्तर प्रदेश के लिहाज से नहीं कह रहा हूँ. वो तो व्यापक एक गठबंधन बना होगा, उसके तहत बहुत बड़ी इंडिया बन रहा था, वो हो गया. लेकिन मैं पश्चिम, चूंकि आपने पूछा है, मैं पश्चिम के लिहाज से कह रहा हूँ. यदि ये गठबंधन मायावत जी के साथ बना होता या छोटे दल जैसे जैन जी थे, जैन चौधरी जी, आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल, इनके साथ बना होता तो संभवतः झाड़ू लगा दिया होता. तो एक स्थिति में तो आए हैं, लेकिन जिस स्थिति में बीजेपी की परफॉर्मेंस को देखते हुए, चाहे अग्निवीर वाला मसला था, चाहे किसानों का मसला था, ये वो मसले थे जो बीजेपी के कोर वोटर्स थे. भाई आप राजपूत का अभी जिक्र आ रहा है तो राजपूत बड़े तेवर से है. तो अगर राजपूतों की पंचायतों में ये नारा लग रहा है कि योगी से बैर नहीं और मोदी तेरी खैर नहीं, तो दैट अनाउंसेस इन द कोर वोटर ऑफ बीजेपी द announces the end of the Modi magic. That announces the end of the Modi magic. तो मोदी मैजिक चीज जो 14 में दिखती थी वो नहीं है, और उसके लिए मोदी जी स्वयं जिम्मेदार हैं. भाई आप ऐसी कलाबाजियों में आ गए राजनीति. आपको तो ऐतिहासिक बहुमत मिला था, ऐतिहासिक जनादेश मिला था. यदि उसके साथ विद दिस हिस्टोरिकल वर्डिक्ट, if he could have capitalized and delivered and would have stood by his word, yeah, he would have had come at par to the expectations of the people. He would have become historical. He would have become historical. I mean, 50 साल नहीं हिला पाता उनको कोई. तो आज बीजेपी गिर रही है निश्चित तौर पे. उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है, लेकिन जो वैकल्पिक संरचनाएं हैं राजनीतिक, वो भी अपर्याप्त हैं. अन्यथा बीजेपी would have been wiped out in पश्चिमी उत्तर प्रदेश. या बसपा, जैन जी चूंकि जा चुके हैं एनडीए में, तो यदि बसपा और कांग्रेस का गठबंधन होता तो आप मुझसे लिखित मानिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झाड़ू लग रही होती. अच्छा. लेकिन हम नहीं है, हम तो रियलिटीज में जीते हैं ना. हम तो वी डोंट लिव इन आइसोलेशन, वी लिव इन रियलिटीज, वी डोंट लिव इन वैक्यूम. इस स्थिति में बसपा की दिक्कत हो गई है, और सपा को एक लाभ, सपा कांग्रेस उम्मीदवार को एक लाभ स्वतः हो रहा है, वो क्योंकि मुस्लिम बहुत है पश्चिम में. देखिए सबसे बड़ी अगर एक कौम के रूप में देखिएगा, बांटिए मत, मतलब अगर आप वैसे ब्लॉक के रूप में देख रहे हैं कि भाई अगर आप भाई कुरैशी, अंसारी, शेख सैयद, मुगल, पठान, अशराफ, अजलाफ, अरगज वाला जो ये है, और उसमें गद्दी, सैफी सब उनके करिएगा, मलिक उलिक सब करिएगा, तो अगर सबको एक ब्लॉक के रूप में देखिए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा ब्लॉक मुस्लिम का है. और यहाँ तो ऐसी ऐसी सीटें हैं भाई, जैसे कैराना सीट है, मुरादाबाद जैसी जो सीटें हैं, रामपुर वो सीट है, संभल वो सीट है, मतलब गाजियाबाद में आपको 5-6 लाख मुसलमान हैं. तो ये जो तमाम सीटें हैं, अमरोहा में बहुत मुसलमान हैं, तो हर सीट पे मुसलमान बहुत अच्छी तादाद में है. इसलिए मुसलमान के बलबूते मैं कह रहा हूँ कमजोर उम्मीदवार भी फाइट में आ जाता है, या कमजोर समीकरण भी फाइट में आ जाता है. इसका लाभ कांग्रेस सपा को मिलेगा. भाजपा के लिए सीट कई वजह से फंस गई है, जैसा मैंने कहा, उसका कोर वोटर नाराज है, उसमें उत्साह नहीं है, आपका कैंडिडेट पॉलिटिकल नहीं है, वो जवाब नहीं दे पा रहा है, वो लोगों से जुड़ नहीं पा रहा है. सिर्फ मेरठ से स्कूलिंग किया होना और राम जी का बड़ा नाम होना निश्चित तौर पे लाभ देता है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है. देखिए हमारे देहात में कहावत है, कोठी कुठले को हाथ मत लगाइयो, घर बार तेरा. तो ये बताया जा रहा है कि जी योगी जी चीफ मिनिस्टर हैं. भाई योगी जी, अब मैं एक बड़ा सा क्रूड सा एक सिमिली दिया करता हूँ जब कोई कहता है पत्रकार गण, मैं कहता हूँ भाई आपके सारे दांत तोड़ दिए जाए और जीभ छोड़ दी जाए,
चबा लीजिएगा, खा लीजिएगा, फिर तो जीभ चाटने के काम आएगी। अब जूती चाटिए या जो भी चाटिए। तो ये वाली भावना राजपूत में कई वजह से आई। एक तो उसका भाई जो उसके रोजी रोटी रोजगार के मसले थे वो एक आम हिंदुस्तानी के भी नागरिक के भी हैं, वो खराब हो रहे हैं। महंगाई में कोई ऐसा तो है नहीं कि राजपूत कोर वोटर है तो उससे सस्ता मिल जाएगा, या ऐसा नहीं है कि मुसलमान को महंगा मिल जाएगा, वो तो सभी को मिलेगा। तो ये मसले तो हर नागरिक के हैं। रूपाला जी जैसे लोग और स्वयं प्रधानमंत्री जी भी एक आध बार इस तरीके के वक्तव्यों के दोषी हैं। क्योंकि देखिए आदमी लड़ता किस लिए, नमक के लिए लड़ता है, निशान के लिए लड़ता है, पहचान के लिए लड़ता है। और ये जो जाति है राजपूत, ये बहुत ही अत्यधिक आसक्त है अपने सम्मान के प्रति। ये सब बर्दाश्त कर रही थी, सब तरीके की नजरअंदाज जिस तरीके से किया जा रहा था सत्ता समीकरणों में, ये सब बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन रूपाला जी इस तरीके का बयान देते हैं। अब मेरे को तो ये आश्चर्य हुआ है कि बीजेपी तो अच्छी मतलब ढंग से चुनाव लड़ने वाली, वॉर मशीनरी, वेल ऑयल्ड ग्रीस्ड और थिंक टैंक, यहाँ जुगाड़ वो जुगाड़ सब देख के करती है। तो दो ही संभावनाएं हैं इस एक्शन की, या तो बीजेपी जानबूझ के ये काम कर रही है, या बीजेपी उतनी दक्ष नहीं है जितनी उसके बारे में लोगों में धारणा है कि वो ये बड़े चाणक्य हैं और फलाने हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है, बड़ा बड़ा नाम हो जाता है, अंदर खोखला मामला होता है। भाई रूपाला जी जैसे व्यक्ति थे, जब उस पर आ गए थे तो रूपाला जी को भाई घर पे बिठा देते हैं, जैसे टीम के एक प्लेयर को बिठा दिया जाता है मैच के लिए। तो उससे राजपूत भी थोड़ा ठंडा पड़ता, और आपका कोर वेटर था उसकी भी अहम की तुष्टि हो जाती। लेकिन इनका ना करना ये काम, जैसे पद्मावत का मुद्दा चला था, फिल्म पद्मावत वाला, एक फिल्म थी, आप उसका गुण दोष देखिए, उसे ढंग से नहीं हुआ। तो ये लगातार हुआ है, एक बार नहीं हुआ है। वो हुआ था, अग्निवीर वाला मामला हुआ, और फिर खेती किसानी से जुड़ी हुई कौम है, इसलिए वो चुप रह रही थी कि चलो भाई भाजपा को हमने वोट दिया है, भाजपा का हमने समर्थन किया है। तो एक एक लेवल आता है जब आदमी की सहनशीलता जवाब दे देती है। तो राजपूतों की काफी वक्त से सहनशीलता जवाब दे रही थी, और राजपूतों से सवाल आम समाज में भी पूछा जाता था कि भाई आप ऐसे व्यक्ति को वोट क्यों दे रहे हैं, मियाँ जी की जूती मियाँ जी का सर। तो ये जो स्थिति बन रही थी राजपूतों की, वो असह ये एक एकाएक नहीं हो गया, यकायक नहीं हुआ। इट्स हैज नॉट हैपेंड स्पॉन्टेनियसली एंड जस्ट लाइक दैट, नो, इट हैज टेकन अ लॉन्ग बिल्ट अप टू प्रेसिपिटेट। ट्रिगर पॉइंट वाज रूपाला, ट्रिगर पॉइंट वाज रूपाला। राजस्थान में भाई आपने वसुंधरा जी को हटा दिया गया। जो व्यक्ति आए हैं वो योग्य होंगे, मैं नहीं कह रहा, लेकिन उनके नाम पे तो चुनाव हुआ नहीं था। शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश, भाई वोट तो शिवराज सिंह चौहान जी ही थे ना चीफ मिनिस्टर, उनको एकदम रमन सिंह सेंट टू होम। अब आइए आप जो है पश्चिम में, तो ये जो पूरा पैटर्न दिखा है पिछले 5 साल में 10 साल में, उसमें ऐसा लगा भाई यहाँ जाइए, जनरल वीके सिंह जी हैं, जनरल वीके सिंह थल सेना अध्यक्ष हैं, भाई हम भी फौज में रहे हैं, तो फौज का एक अलग तरीके की छवि है। जनरल वीके सिंह को किसी जाति के रूप में देखना गलत है। जनरल वीके सिंह बहुत ज्यादा पॉलिटिकल आदमी भी नहीं है, वो तो बेचारे भले आदमी है ना, भले आदमी। उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, उनके ऊपर कोई आपराधिक आरोप नहीं है, उस तरीके की कोई घटिया आरोप नहीं है। और वो 6-6 लाख से जीते हुए व्यक्ति हैं। अब 6 लाख से जीते हुए व्यक्ति को विस्थापित करना, तो ये मैं कहूंगा, और लास्ट मिनट पे आपने 6 महीने पहले कह देते, है ना। तो ये एक सहज उसमें प्रक्रिया में लगता, इट वुड हैव बीन इन अ प्रोसेस, बट striking off his name at the 11th hour puts him in a embarrassing situation. It becomes difficult to explain to the people, and it becomes very very difficult to placate the community and the people. तो वहाँ जो जनरल वीके सिंह जी वाला मसला है, छोटे छोटे अलग अलग, देखिए इतनी बड़ी प्रक्रिया सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से नहीं होगी कि इसको डिनाई कर दिया, उसको टिकट दिया, इसको नहीं दिया। छोटे तो रिजेंटमेंट होते हैं, जैसा मैंने कहा, किसी को भी प्रत्याशी बनाइएगा तो 4 जो और उम्मीदवार थे उनमें असंतोष आएगा। लेकिन गुजरात से, राजस्थान से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश तक, मध्य प्रदेश में भी इस तरीकों की बड़ी बड़ी मीटिंगों का होना, पंचायतों का होना, ये दिखलाता है कि ये कोई स्थानीय या लोकल या छुटपुट घटना नहीं है। ये एक जनरलाइज्ड रिजेंटमेंट है जो बिल्ट अप हुआ है ओवर अ पीरियड। इट हैज नॉट हैपेंड ओवरनाइट, दिस इज माय पॉइंट। नाउ देयर आर ट्रिगर पॉइंट्स। रूपाला इज अ ट्रिगर पॉइंट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनरल वीके सिंह इज अ ट्रिगर पॉइंट। भाई जनरल वीके सिंह कोई सामान्य राजपूत होता, लगता है नेतागिरी का झगड़ा है, भाई वो तो व्यक्ति है ही नहीं, थल सेना अध्यक्ष रहे हैं और काफी उनकी छवि ठीक है। तो उनके साथ इस तरीके के होने ने और ज्यादा रिजेंटमेंट को एक मॉरल वैलिडिटी दी
किसी नेता का कार्ड दीजिए तो उछल कूद काट छाट धोबी पाट चलता रहता है नेतागिरी में, लेकिन एक व्यक्ति का ऐसा मॉरल वैलिडिटी मिली उससे, तो लोगों को लगा कि लो भाई ऐसे अपराधी के किसका काट दिया होता तो लगता चलिए कट गया। ये एक ट्रिगर पॉइंट था। एक नारे में ही सारा सत्य छिपा है। देखिए वो पारंपरिक तौर पे वो है, और मैं इसका जवाब दे चुका हूँ कि राजपूत का ही नहीं अन्य जातियों का, यहाँ तक कि मुसलमान कह रहा हूँ कि मुसलमान निराश भी है, नाराज भी है अखिलेश से, नाराज भी है निराश भी है। तो राजपूत तो खुश होगा नहीं, सही। ब्राह्मण तो खुश होगा नहीं, ये तो खुश होगा नहीं, यानी जाति खुश होंगे नहीं। तो इस समय विशेष तौर पे सवाल चूंकि आपका राजपूत को लेके है और ये चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राजपूत सेंट्रिक हो गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। देखिए राजपूत अभी फर्स्ट फेज में वोटिंग हुई है, मुजफ्फरनगर सीट पे 9% गिर गया। अच्छा, वोट कम हुआ है। वोट कम हुए का क्या निकालिएगा आप? मगर लोग वोट ही नहीं दे रहे, तो वो वोट डालने ही नहीं निकला, वो अच्छा। दूसरे का भी नहीं दबाया, अच्छा, तो बीजेपी का भी नहीं दबाया, तो उसने बीजेपी को नहीं दिया। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोगों ने दिया भी है, अन्य दलों में वोट दिया है, क्योंकि भाई कुछ लोगों के समीकरण होते हैं, लेकिन लाजली राजपूत के लिए अभी भी ये मुश्किल हुआ कि वो बीजेपी से हटके किसी को वो वोट दे दे, तो उसने बीजेपी को नहीं दिया। अभी कुछ ये तय है, अभी ये कुछ तय है। चीज अब ब्रिजभूषण शरण सिंह जी पे आते हैं, जिनका केसरगंज में नाम से बोल रहा हूँ, आपने सीट से कहा, मैं नाम से बोल रहा हूँ। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी किसी पार्टी के मोहताज नहीं है, है ना। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी विवादित हो सकते हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह जी 10 चीजों के दोषी हो सकते हैं, वो सब अपनी जगह, लेकिन 6 बार से जीत रहे हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में किसी व्यक्ति का ऐसे जीतने को नजरअंदाज आप नहीं कर पाइएगा। दूसरी बात, बलरामपुर वो जीत चुके हैं, गोंडा वो जीत चुके हैं, केसरगंज वो जीत चुके हैं, 3 क्षेत्रों से तो वो रह चुके हैं। तो बीजेपी कैन ओनली इल अफोर्ड रबिंग हिम द रॉन्ग वे, बिकॉज बीजेपी स्टैंड्स टू लूज 6 एरियाज स्ट्रेट। भाई श्रावस्ती है, गोंडा बहराइच बस्ती, ये वाला जो इलाका, यहाँ तक फैजाबाद तक आएगा, बलरामपुर वो सीट जाएगी, कैसरगंज वो सीट जाएगी, तो 6 क्षेत्रों को तो वो अकेले डुबा देगा। इस देश में किसानी मतलब किसान वोट बैंक नहीं बन पाया। अगर किसान एन ब्लॉक वोट बैंक बनता तो किसानी की हालत सुधर जाते। कभी खुद किसान ने भी किसानी पे वोट नहीं दिया, ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है। और इस इलेक्शन में भी मैं देख रहा हूं कि वो किसानी पे वोट नहीं दे रहा, ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है। एक अजगर वाला किसान कौम वाला बना था, हम अजगर, हिंदुस्तानी मुसलमान अहिर जाट गुजर राजपूत, मतलब उसी हिसाब से बना था। तो उसने हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को पलट डाला था, लेकिन वहां भी किसानों के मुद्दे के एड्रेस नहीं हो पाए। ये नेताओं में एक बहुत अच्छी दुर्लभ गुण है उनमें कि वो किसानी कौम को बांट देते हैं। दे आर वेरी गुड एट इट। वो कभी किसान कौमों को किसानी के मुद्दे पे एक मत नहीं होने होते, जाति के मुद्दों पे तो अपने हाथ लगा के उड़ा बड़ा लेते हैं, किसानी के मुद्दे। यहाँ जो ट्रांसफॉर्मेटिव चीज हुई थी वो हुआ था, वो उसका भी श्रेय मैं सरदारों को दूंगा पंजाब के, जो आके बैठ गए थे। हमने भी मेडिकल कैंप में उनके चलाया, सहायता की, डॉक्टर्स ने, फौज के भी डॉक्टर्स थे हमारे साथ थे। देखिए मैं फिर वहीं ले जा रहा हूं आपको, मोदी जी ने कहा था किसानों की आय दुगनी होगी, उन्होंने ही कहा था स्वामीनाथन कमेटी होगी। क्या स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशंस हुई? क्या किसान की आय दुगनी हुई? एमएसपी एक मांग है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। हमने एक नारा दिया था, भाई वाजिब दाम, समय से भुगतान, कर्जा माफी। देखिए अग्निवीर में एक बात सीधी समझिए, पूर्व में सरकारें नौकरी भी दे देती थी। अब आप उस बच्चे से, ये देश के बतौर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस बालक से हम ये उम्मीद करते हैं, जिस बालक से हम ये उम्मीद करते हैं। मैं इसमें एक चीज और जोड़ दूं, आप एक आर्मी एक्स आर्मी मैन जी, के जी, बतौर भी ये बात मुझे बताइए और देश को बताइए कि अग्निवीर की योजना जो है वो उस पर्सपेक्टिव से जो आर्मी वाले उसको डिफेंड करते हैं उसकी, और एक आम नागरिक के, और ऐसे बेल्ट से आने की जहाँ पे लोग बहुत एस्पायरिंग है उस जॉब को पाने के लिए, उस तीनों नजरिए से मुझे बताइए। आपने बहुत बढ़िया बात कही है। देखिए हमारे यहाँ बच्चे 2-2, 3-3 साल तक, आप देहात में जाइएगा, सुबह दौड़ते हुए नजर आएंगे, और जिस शिद्दत के साथ और जिस तादाद में नजर आते थे, अग्निवीर आने के बाद वो आधा भी नहीं रह गया है। तो आप तो सौभाग्यशाली मुल्क है कि आपको ऐसे बच्चे मिलते हैं।
जो देश पे जान देने को तैयार हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। दूसरी जगह तो वो एनलिस्टमेंट जबरदस्ती किया जाता है। हरियाणा से लोग ले हाँ। जा रहे हैं। नहीं, वो तो एक अलग पक्ष हो गया इजराइल वाला। मेरा कहना है कि आप तो ऐसा सौभाग्यशाली मुल्क है, मैं विदेशों का ऐसे दर्जनों मुल्कों का आपको देता हूँ जहां जबरदस्ती फौज में ले जाया जाता है और वो जाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। आप तो सौभाग्यशाली मुल्क है। लेकिन ये देश कितना, मैं कहूंगा, नाशुक्रा दिखेगा कि वो उस बच्चे को, जिससे वो उम्मीद कर रहा है कि भाई वो अपनी जान दे दे, आंख फड़वा ले, टांग कटवा ले, उस बच्चे को वो ये कह रहा है कि भाई हम तेरे माँ बाप का ख्याल नहीं रखेंगे, हम तेरे बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे, हम तेरी पेंशन का ख्याल नहीं रखेंगे, हम तेरी मेडिकल की ख्याल नहीं रखेंगे, हम तेरे कैंटीन के कार्ड का भी ख्याल नहीं रखेंगे, और तो और पेंशन छोड़िए, हम तेरी ग्रेचुइटी का भी ख्याल नहीं रखेंगे। कितना मतलब नाशुक्रा वो देश होगा, ये सोचने की बात है। तो ऐसे में आप अग्निवीर को कैसे सही ठहरा सकते हैं? भाई कोई ये लाला की दुकान नहीं है, ये कोई नेगोशिएशन नहीं है। यू कैन नॉट नेगोशिएट ए मैन्स लाइफ और लिम्ब, यू कैन नॉट नेगोशिएट, इट्स प्राइसलेस। एंड एनीबडी, जो लोग देश के लिए शहीद हो रहे हैं, देश के लिए जान दे रहे हैं, वी शुड वैल्यू, एंड it is the responsibility of the state, and it should be the responsibility of the state to take care of these brave hearts. We are failing on that front. So this government has failed on these fronts. I mean, I would say shameless on these fronts. Pardon me, क्योंकि मैं फौजी नहीं रहा हूँ। मेरे दादाजी भाई, he was a Second World War veteran. My कुटुंब के ताऊ जी, he expired in 1971 war. I fought in Kargil war. है ना, एंड आई एम ए डेकोरेटेड सोल्जर माई सेल्फ, ट्वाइस साइटेड बीसीसी अवार्ड। सो पॉइंट ये है कि हम जो लोग खानदानी फौजी हैं, हमें लगता है कि ये इंस्टीट्यूशनल इरोजन है, इनडिसिप्लिन बढ़ेगा, फेवरेटिज्म बढ़ेगा, इस तरीके की चीजों से लोगों में एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, और वो बाहर आएगा कि क्या इमेज रह जाएगी। 4 साल बाद आएगा, कहीं ये डंडा मैन की नौकरी करेगा, गाली खाएगा, मतलब इट इज गोइंग टू ब्रिंग डाउन द प्रेस्टीज ऑफ द फौज ऑल्सो। सो ये जो रिजेंटमेंट है, आई वुड हैव बीन हैप्पी, and it is there, the resentment is there, but unfortunately these people, these groups, they don't come together and act in tandem. They would eventually, I know, and that is going to put the priorities of the country in the right perspective. Correct.